समय। अच्छा हुआ आशुतोष जी ने, हम कोई देखिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर नहीं है, कई बार हम सीक्वेंस भूल जाते हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। सर भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अपने बड़े भाई दिनेश मेहता जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप देश के बड़े भाई हो, आपकी ध्यान मत भूलना। और हमारी उनकी बहुत पुरानी जान पहचान नहीं है, लेकिन अब ऐसे लगता है, मैं पूर्व जन्म में विश्वास करता हूं कि हमारा इनका पूर्व जन्म का रिश्ता है। मतलब इतनी केयर, कई बार तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो चीज मुझे नहीं पूछते वो ये पूछ लेते हैं। ड्राइवर है कि नहीं है, अकेले गाड़ी क्यों चलाते हो, गाड़ी पुरानी हो गई है, अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से आपका घर बहुत दूर है, आप थोड़ा नजदीक शिफ्ट कर जाओ, आपका ट्रेवल टाइम अभी 3 घंटे हो रहा है आने जाने का, वो टाइम आपका बचेगा तो आप कम से कम थोड़ा और काम कर पाओगे। मैं कैसे बताऊं, मतलब इतनी केयर, पता नहीं घर की केयर इतनी करते नहीं करते हो तो मुझे बेटा बताएगा, लेकिन हमारी इतनी केयर करते हैं कि मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वास्तव में भगवान का कुछ आशीर्वाद है कि हमें ऐसे आप जैसे लोग, पिताजी जैसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। मैं तो चला था अकेले, लेकिन कारवां ऐसे लग रहा है कि अब बढ़ता जा रहा है। जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, इस हाल को देख के क्या क्या बात समझ में आती है। एक तो इसका मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा, बात समझ में आती है, मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा। एक बात समझ में आती है, इसका जो नक्शा जिसने बनाया होगा वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन क्या इतने से ये हाल अच्छा बन सकता है क्या? अगर इसका बिल्डिंग मटेरियल खराब रहा हो तो, इसका ये जो वुडवर्क किया है वो अगर गड़बड़ हो तो अब तक दीमक लग जाती। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, आपका अगर बिल्डिंग मटेरियल खराब है, अच्छा भवन, अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। इंजीनियर कितना ही अच्छा हो, अगर मशीनी गड़बड़ है तो अच्छा प्रोडक्ट सामने नहीं आ सकता। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, वकालत तो मैंने बाद में किया। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था पहले, फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करके बात नहीं बनेगी तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ दिया। फिर मैं वकालत करके इस पेशे में आ गया, और इस पेशे में आया था बस यही काम करने के लिए जिस काम के लिए आज मेहता जी ने हमें बुलाया हुआ है, और कोई पैसा वैसा कमाने नहीं आया था इस पेशे में। एक बात तो तय है कि बहुत दिनों के बाद हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, इसमें सब लोग सहमत हैं? जरा जोर से बोलिए। वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती आपने प्रधानमंत्री देखा? वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री? वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा पैशनेट प्रधानमंत्री, जो कुछ न कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो हम सबकी भी ड्यूटी है कि हम जो जो कर सकते हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, एक समझ ले सब लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। कोई समय दान कर सकता है, कोई धन दान कर सकता है, कोई अपनी एक्सपर्टीज डोनेट कर सकता है। जैसे मेरे साथ वो आज सामने बैठे हुए, जरा एक बार खड़े हुए, गौरव त्रिपाठी, ये IITian है, बॉम्बे IIT से। अब ये एक्सपर्टीज कर रहे हैं इसको लाइव करके, तो ये इन्हीं का ये डोनेट कर रहे हैं अपना। आप लोगों ने क्या डोनेट किया है उसमें मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अभी सम्मानित किया है, आर्थिक रूप से भी मुझे सम्मानित किया है, अर्थदान करके सम्मानित किया है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। अनूप जी आए थे, अपना इस तरीके से दान किए। रतन शारदा जी आए, अपना समय दान कर रहे हैं। हमारे सुदेश बेरी जी हैं, मित्र हैं हमारे, आपने सबने देखा होगा, सुपरस्टार यहाँ के रहे हैं पहले अपने एक टाइम के। आदमी है सुपरस्टार, आज दिल से सुपरस्टार है।
और पहले फिल्मों के भी सुपरस्टार हुआ करते थे। सिराज भाई आए हुए, वो नायक साहब आए हुए हमारे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरा ये कहना साथियों कि जिस तरीके से अच्छे बिल्डिंग मटेरियल के बिना अच्छा घर नहीं बन सकता, अच्छी दवा के बिना इलाज नहीं हो सकता, वैसे ही अच्छे कानून के बिना अच्छा देश नहीं बन सकता। क्योंकि देश सड़क से नहीं चलता, देश फैक्ट्री से नहीं चलता, देश एयरपोर्ट से नहीं चलता, देश बस स्टैंड से नहीं चलता। देश किससे चलता है? कानून से। हम कहते हैं ना भारत में कानून का राज है, तो मैंने तो तकिया कलाम हमारा, भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में कानून का राज है। तो जिस चीज से देश चल रहा है अगर वही घटिया है तो फिर चलेगा अच्छा कैसे? जैसे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा भवन, अच्छा घर, लेकिन अच्छे घर से ज्यादा जरूरी है अच्छा भोजन। एक दिन घर नहीं होगा, एक आध हफ्ते ऐसे गुजार लेंगे कहीं पेड़ के नीचे गुजार लेंगे, भोजन चाहिए। अच्छे भोजन से ज्यादा जरूरी पानी। एक हफ्ते भोजन नहीं मिलेगा काम चल जाएगा, पानी पी के रह लेंगे, लेकिन जल चाहिए। अच्छे जल से भी ज्यादा जरूरी है अच्छी हवा। घर के बिना काम चल सकता है, भोजन के बिना काम चल सकता है, पानी के बिना काम चल सकता है, शुद्ध हवा के बिना काम नहीं चल सकता। नाले पे बैठा दे 3 दिन के लिए, 3 दिन के बगल में क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। लोग गटर में जाते हैं, कई बार होता है दम घुट जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे कानून वैसे नाले के समान हो चुके हैं। हमारे कानून सड़े हुए, वो बने नहीं थे हमें भारत में, भारत के लोगों के लिए बने ही नहीं थे। कल मैं, रतन शारदा जी यहाँ रहते हैं हीरानंदानी में, पवई में, कल मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो पता चला कि इनका पुरानी बात बताने लगे कि यहाँ बॉम्बे में मकान किराए पे देके खाली कराना अपने आप में ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक काम है। तो मैंने देखा कि भाई क्या चक्कर क्या है, तो पता चला बॉम्बे रिकवरी एक्ट 1853 चल रहा है यहाँ पे। बॉम्बे रेंट फ्री स्टेट एक्ट 1852। तो हम जो भारत यहाँ बॉम्बे के अंदर जो किराए पे आप मकान देते हो, उस किराए के मकान का जो कोर्ट में जब मैटर जाता है तो उसकी सुनवाई 1853 में जो कानून था उससे होती है। अभी ये संस्था बन गई फोरम फॉर लीगल रिफॉर्म, अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब जब मेहता इसका रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उस कानून का नाम है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860, 1860 वाले कानून से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, हमारे थाना, हमारा तहसील, हमारा एसपी, हमारा डीसीपी जिस कानून से चलता है वो 1860 में बना था, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। हमारी जो पुलिस काम करती है पूरे देश की, वो कानून बना था 1861 में, मैकाले ने बनाया था। हमारे जो मंदिरों को कंट्रोल किया गया 1863 में कानून बना के कंट्रोल किया गया। जो लोगों के तलाक होते हैं, कि अभी मेहता जी ने बोला तलाक लेना अपने आप में बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, वो कानून 1869 में बनाया गया था। बॉम्बे में जितनी सिविल कोर्ट चलती हैं 1800, वो भी 1869 के कानून से चलती हैं। जो हमारी कोर्ट फी है कि कितनी कोर्ट फी लगेगी, वो 1870 का कानून है। पेंशन कैसे मिलेगी, आप लोग आप लोग फैक्ट्री में, हालांकि पुरानी पेंशन तो बंद हो गई है, तो नहीं तो वो कानून 1871 का है। गवाहों के बयान किस कानून से होंगे, वो 1872 का है। अगर आप 2 लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, वो कानून 1872 का है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अलावा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट 1874 वाले कानून से चलेगा। अगर कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो कानून 1882 का है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो 1882 का कानून है। पावर ऑफ अटॉर्नी पे कुछ जमीन देते हैं या घर देते हैं, घर लेते हैं, वो कानून 1882 का है। सूट वैल्यूएशन, जमीन की कितनी कीमत आ रही है, वो कानून 1887 का है। गार्जियन वार्ड 1890 का है। जेल कैसे चलेगी, वो कानून 1894 का है। अभी कोरोना चल रहा था तो कोरोना के लिए कानून चल रहा था, वो पैंडेमिक एक्ट, वो 1894 का है, 1897 का है।
हमारे जो कोर्ट बने हुए हैं कानून 1908 का है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो कहने का मतलब सब कुछ हो गया लेकिन कानून नहीं बदला। जिससे देश चलता है वही पुराना है। 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से भी 5G लॉन्च होने वाला है। हम मोबाइल का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, मोबाइल की स्पीड बढ़ा रहे हैं, मोबाइल को अप टू डेट कर रहे हैं, लेकिन जिससे देश चलता है उसको अपडेट नहीं कर रहे। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार जो भी काम करती है, इवन इतनी छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी करती है तो उसमें भी कम से कम 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मंत्री जी का भाषण भी इतने में होता है तो कम से कम 50 लाख खर्च हो जाते हैं। एक ही काम है जो फ्री में हो सकता है, वो है कानून बनाना। सरकार अगर 5 किलोमीटर सड़क बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लोगों को फायदा होगा, लेकिन कम से कम 500 करोड़ का खर्च होगा, नहीं होगा? होगा? जरा बोलिए जरा, कानून बनाने में क्या खर्च आएगा? कानून बनाने में क्या खर्च आएगा? मेहनत करना पड़ेगा ना उनको लिखने के लिए। अरे हमारे जैसे लोग देने के लिए तैयार बैठे हुए, हमारे जैसे लोग देने के लिए फ्री में तैयार बैठे हुए, हम बना के देने के लिए तैयार बैठे हुए। हमारा ये कहना है कि इस देश में जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक वो अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा जो जन भावना है, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ईज ऑफ लिविंग, हमारा जीवन आसान हो जाए। कैसे जीवन आसान हो जाएगा? 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार। मुकदमा चलता है तो केवल जो तारीख पे जाता है वो वही थोड़ी टेंशन में होता है, उसकी पत्नी टेंशन में होती है, उसके फादर टेंशन में होते हैं, उसके बच्चे टेंशन में होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर 5 आदमी का एक परिवार मानो तो भारत में 25 करोड़ लोग मुकदमे से टेंशन में। मैंने कनाडा का कानून देखा, रतन जी आपने वो कल एग्री बताया, वहां पे ये जो किराएदार वाला मुकदमा है, एक डेट पड़ती है, बस एक डेट, ओनली 1 डेट, and that is within 30 days। आज आपने दाखिल किया, 30 दिन के अंदर डेट पड़ेगी। डेट उसके पहले ही मजिस्ट्रेट जो जज है उस आपके एग्रीमेंट की वेरीफाई करवा चुका होगा कि आपका एग्रीमेंट असली है कि नकली है। अगर आपका एग्रीमेंट असली है उसी दिन डिसाइड कर देगा केस खत्म। नो गवाह, नो बयान, नथिंग। आपके एग्रीमेंट के हिसाब से ये था, आपको खाली करना था, खाली करके जाओ। आपको कहां रहना है, सड़क पे रहो, जंगल में रहो, जहां रहना रहो, आपने एग्रीमेंट किया था, खाली करके जाओ। एक दिन 30 दिन के अंदर मुकदमा खत्म होता है। हमारे यहां 30 साल लगते हैं, 30 साल लग जाते हैं, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। मतलब मकान मालिक को बेचारे को जितना उसने किराया नहीं कमाया था उससे ज्यादा वकील की फीस दे देता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ेगा, हाई कोर्ट लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। साथियों, इस देश में 2 काम हो जाए। एक, हालांकि आजादी के बाद भी बहुत सारे घटिया कानून बने, लेकिन सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है। केवल हम जो डेडलाइन लेके चल रहे हैं वो 15 अगस्त 1947 लेके चल रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून थे। और उसके कारण भी है क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो इंटेंशनली ही बेकार बनाया। आजादी के बाद जो बने वो कुछ इंटेंशनली गड़बड़ बन गए, कुछ अनइंटेंशनली गड़बड़ बने। लेकिन जितने कानून मैकाले तक बने वो सारे बाकायदा प्लान्ड वे में बने। मैकाले यहां आया था भारत के गुरुकुलों को खराब करने, एजुकेशन सिस्टम को खराब करने। इसी बीच 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई। भारत में एक लॉ कमीशन बनाया गया, जो लॉ कमीशन आज भी चलता है। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उसको बोला तुम कानून बनाओ, और कानून बनाओ, इन लोगों को कानूनन अपराधी बनाओ। ऐसा कानून बनाओ कि वंदे मातरम का कोई वंदे मातरम बोले उसको उठा के जेल में ले जाए। ऐसा कानून बनाओ कोई भारत माता की जय बोले उसको भी जेल में ठूस दे। उसने 3 साल तक बड़ी मेहनत करके कानून बनाया। 1860 में जो कानून आया उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, और आज भी चल रहा है। वो कानून ही इतना घटिया है कि 1990 में कश्मीर में दिन के उजाले में बलात्कार हुए थे। 1990 में दिन दहाड़े घर जलाए गए थे। 1990 में कश्मीर में घर जलाया गया, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ। यह रात के अंधेरे में नहीं हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, पुलिस के सामने हुआ था। लेकिन पुलिस इंतजार करती रही
कि जब तक शासन से नहीं आएगा आदेश गोली चलाने का, हवाई फायर करने का, तब तक कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट ऐसा बनाया ही गया है। 1860 में उसने पुलिस एक्ट आईपीसी बनाई, उसके बाद अगला एक कानून बनाया उसने 1861 का पुलिस एक्ट। उनको लगा कानून तो बन गया, कानून को इन्फोर्स कौन करवाएगा, तो अगला कानून बना 1861 का पुलिस एक्ट, और वो कानून आज भी चल रहा है। इसलिए पुलिस की एक्टिविटी में केवल इतना डिफरेंस आया कि पहले पुलिस अंग्रेजों के गुलाम थी, सत्ता की गुलाम हो गई। गुलामी उसकी एज इट इज है। पहले वो वायसराय की गुलाम थी, मंत्री की गुलाम हो गई। पहले वो लॉर्ड कर्जन की गुलाम थी, अभी वो अब वाले लॉर्ड कर्जन की गुलाम हो गई, गृह मंत्री की गुलाम हो गई, मुख्यमंत्री की गुलाम हो गई। और जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ था, पलायन हुआ था, घर जलाए गए थे, हिंदुओं को भगाया गया था, कश्मीर से भाग भाग के यहां आए, वो सब कुछ 3 महीने पहले 4 महीने पहले बंगाल में हुआ। घर जलाए गए, रेप हुआ, मर्डर हुआ, एफआईआर नहीं हुआ, पुलिस देखती रही, पुलिस ने गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। और सबसे मजेदार बात ये, जितने विपक्षी पार्टियां होती हैं, जब वो विपक्ष में रहती है तो इस बात को जरूर कहती है पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। आप जहां भी सुनोगे, अखबारों में पढ़ोगे, हमारे पुलिस एट्रोसिटी कर रही है, पुलिस हमें परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसा रही है। लेकिन कभी ये नहीं कहते 1861 का पुलिस एक्ट बदलो। जानते क्यों? उनको लगता है सत्ता में जाएंगे तो हम भी से वसूली करवाएंगे। क्योंकि 1861 का अगर पुलिस एक्ट बदल जाएगा तो सब पुलिस सत्ता की गुलाम नहीं रहेगी। गुलाम नहीं रहेगी तो वसूली कैसे करके देगी? आज के डेट में वसूली करती है, थाने की वसूली, ऊपर की वसूली, ऊपर की वसूली, ऊपर चैन पूरी बनी हुई। इसलिए आपने कभी देखा होगा विपक्षी पार्टियां पुलिस की निंदा तो करती हैं, पुलिस के काम की कहेंगे हमको झूठा फंसाया, हमको झूठे मुकदमे में डाला, कभी कानून बदलने की मांग नहीं करती हैं। क्योंकि उनको भी लगता है कि आज नहीं तो 5 साल बाद ही सही आएंगे हम, तो हम भी वही मजे करेंगे जो आज वाला कर रहे हैं। इसलिए कानून बदलना जरूरी है। कानून इतना घटिया नहीं होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, इतना उसमें इतना मतलब अपरिभाषित, ईज ऑफ मैनिपुलेशन, हाँ, इतना उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि उसी कानून को यूज करके एक मुख्यमंत्री तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले और दूसरा मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवाए। वो 1861 का कानून इतना घटिया है कि अखिलेश यादव मुकदमा वापस लेते थे आतंकवादियों का, योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारत में रूल ऑफ लॉ है, रूलर्स ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऐसा होना चाहिए जिसके मिसयूज होने की चांसेस बहुत कम हो, जिसके यूज होने के चांसेस मैक्सिमम हो, मिसयूज होने के चांसेस मिनिमम हो। अभी जितने अंग्रेजों ने कानून बनाया था, चूंकि उनको यहां पे रूल करना था, उन्होंने इस तरीके से कानून बनाया था, उसके यूज के चांस कम हो, मिसयूज के चांस ज्यादा हो। और अगर ये कानून अच्छे होते तो भाई 1947 के पहले तक पीड़ित कौन था? जरा जोर से बताइए, पीड़ित कौन था, परेशान कौन था? भारत के लोग। टॉर्चर करने वाले कौन थे? अंग्रेज। किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? कोई एक नाम बताइए, किसी अंग्रेज को सजा हुई? उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया था, उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया कि वकील उनका होगा, जज उनका होगा, कानून उनका होगा। आप सामने कोई दलील देते रहो, मर्जी है तो जमानत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, मर्जी हो जेल में ठूसेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। इस देश को लूटा अंग्रेजों ने। अगर ये कानून अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। हम कहते हैं और किसी को नहीं, तो जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई उसको सजा होनी चाहिए थी, जिसने बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीटा उसको सजा होनी चाहिए थी, जिसने लाजपत राय को लाठियों से पीटा उसको सजा होनी चाहिए थी। ये कानून भारत में लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, खासतौर पर 1860 की आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, वो वीर सावरकर जैसे लोगों को काला पानी देने के लिए बनाए थे। वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाए थे। वो जलियांवाला बाग कांड करने के लिए बनाए थे, न्याय देने के लिए नहीं बनाए थे। इसीलिए जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे तब तक
यहां पे न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती, और जब तक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक लोगों की ईज ऑफ लिविंग नहीं आ सकती, तब तक लोगों को सुकून नहीं आ सकता। हमें मतलब ज्यादातर लोग इसमें डरते हैं कि पुलिस वाला है यार, रोक रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। डरते नहीं डरते? ईमानदारी से बताइए। आप जाते रहते हो, आप कुछ नहीं कर, सब आपका सारा पेपर बढ़िया है, गाड़ी पोल्यूशन भी है, इंश्योरेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सीट बेल्ट भी लगा है, हाथ देने के बाद डर लगता नहीं लगता? कानून ऐसा होना चाहिए ईमानदार को डर न लगे। कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दलाल को डर लगे। अभी उल्टा चल रहा है। हम में से कोई पुलिस थाने में जाना पसंद नहीं करेगा, इवन कंप्लेन करने जाना पसंद नहीं करेगा। छोड़ यार, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पर्स ले गया, मोबाइल ले गया, छोड़ दो। कानून व्यवस्था ऐसी हो, ईमानदार इज्जत के साथ बिना डरे थाने जाए, और दलाल, चोर, लुटेरे ये थाने की बाउंड्री टच करने से डरे। अभी उल्टा चल रहा है। थाने दलाली के अड्डे बने हुए, तहसील आपका दलाली का अड्डा बना हुआ, कचहरी आपकी दलाली का अड्डा बना हुआ है। क्या इसके लिए सावरकर साहब समुद्र में कूदे थे? आप लोग कल्पना करिए, जिस भारत में हम आज रह रहे हैं, क्या इसी भारत के लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेला था? क्या इसी भारत के लिए शिवाजी ने इतने परेशानियां झेली? क्या इस भारत के लिए लाल बाल पाल फांसी पे चढ़ गए? क्या इस भारत के लिए असंख्य लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, जिन लोगों ने आंदोलन किया, इस भारत के लिए किया था क्या? इस भारत के लिए जरा एक बार बताइए, क्या इस भारत के लिए किया था? कोई एग्री करता है इस भारत के लिए किया था? दो काम हो जाए, एक 15 अगस्त 1947 तक के कानून बदल दिए जाए, दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लागू कर दिया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हमारा ये कहना है इसका 20% जो संविधान बचा हुआ है, जिसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण लागू नहीं किया गया, उसको लागू कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना इसमें बचा हुआ है, मतलब 125 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, लेकिन इस संविधान को जिस स्पिरिट में बनाया गया था उस स्पिरिट के हिसाब से लागू नहीं किया, और 20% लगभग लागू नहीं किया। 1/5 संविधान बचा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कहता है सबको। आज के डेट में क्या सबको समान अवसर मिल रहा है नौकरियों में? आपका आईएएस का एक एग्जाम, यहां बहुत सारे यूथ भी बैठे हुए, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, एनडीए का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, जेई का एक एग्जाम, नीट का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, सारे एग्जाम में एक हो रहे कि नहीं हो रहे? एग्जाम एक और सिलेबस अनेक। तो आप कैसे, आप मान लो आपने सीबीएसई के पैटर्न पे पेपर बना दिया, तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आपने अगर महाराष्ट्र बोर्ड के आधार पे पेपर बना दिया, तो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? समस्या क्या है? आखिर हम 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन क्यों नहीं लागू कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समान अवसर को, और समान शिक्षा के बिना, यूनिफॉर्म एजुकेशन के बिना यूनिफॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जो आदमी 10,000 रुपए फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 5,000 रुपए फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 2,000 फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल वाला बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? मदरसे का बच्चा बिल्कुल ही अलग किताब पढ़ रहा है, मदरसे वाला बिल्कुल अलग किताब पढ़ रहा है। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दुर्भाग्यवश न तो मीडिया में ऐसी बातों पे डिबेट होती है। पूरे देश में घूमने का एक सबसे बड़ा कारण यही है, जो मैं अपना घर परिवार छोड़ के निकला हूं इस भारत भ्रमण पे, और अभी मैंने तय किया है कि अब मैं मंडे टू फ्राइडे दिल्ली में रहूंगा, सैटरडे संडे बाहर रहूंगा, और शायद भगवान की ऐसी कृपा है कि 23 जनवरी तक की डेट फिक्स हो चुकी है। अभी मैंने
मैंने 2 दिन पहले रांची को दिया है 23 जनवरी। तो सारे सैटरडे संडे ऐसे ही चल रहे हैं अभी। जैसे अगले संडे को कलकत्ता, अगले संडे को वाराणसी, अगले संडे को इंदौर, ऐसे करके चल रहा है। क्यों हमें ऐसे करना पड़ रहा है? क्योंकि इन विषयों पे जो 20% बचा हुआ संविधान है, न उस पर संसद में चर्चा हो रही है, न सांसद बोल रहे हैं, न हमारी मीडिया बोल रही है। मीडिया को मसाला मिल जाए आरन खान टाइप का तो वो एक हफ्ते बहस कर लेंगे। अरे 1 हफ्ते आरन खान पे कर रहे हो भैया, हफ्ते में 1 दिन ऐसे विषयों पे भी कर लो जो जिससे आम जनता का जीवन ठीक होगा। 25 दिन था सर, 1 हफ्ता नहीं, 25 दिन। तो मुझे ऐसे लगा कि एक बार हम सीधे लोगों से कनेक्ट हो जाए। आज की डेट में सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल है, सोशल मीडिया को लोग देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे लोग आ रहे हैं, ट्विटर को यूज कर रहे हैं। और ऐसी छोटी छोटी आप जैसे लोग बीच में अगर गोष्ठियां शुरू हुई, फिर आप लोगों ने कुछ लिखना शुरू किया, आप लोगों ने काउंटर करना शुरू किया, तो हो सकता है हमारी मीडिया भी इस पे चर्चा करना शुरू कर दे, फिर सांसद भी बोलना शुरू कर दे, संसद भी चर्चा शुरू हो जाए। इस देश की अगर आप प्रॉब्लम्स के रूट का एनालिसिस करो, चलो एक बार पूछ लेते हैं सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताइए? पावर्टी। ठीक है, मैं नोट करता हूं, मैं सबका जवाब देता हूं। पावर्टी, आप बताइए। करप्शन। अच्छा, आप? एजुकेशन। जी, आप? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अपराध। ठीक है, आप सर? रिजर्वेशन। कहां से वाले? अच्छा, रिजर्वेशन। ठीक है, आप? रिलीजन के ऊपर। रिलीजन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां भारत में रिलीजन है। नहीं, ठीक है, नहीं, वो अच्छा है, वो बड़ा उन्होंने अच्छा, उसको मैं जवाब देता हूँ। अच्छा उन्होंने कहा, वास्तव में रिलीजन प्रॉब्लम है, धर्म प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन और हेल्थ प्रॉब्लम और बहनें कुछ नहीं बोल रही है। इलिटरेसी। ठीक है, अशिक्षा। जी, गुलामी मानस। अच्छा, नो सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। सेल्फ आइडेंटिटी, डिग्निटी। क्या है जी, बैकबोन नहीं है देश की। अच्छा, आप? अपॉर्चुनिटीज। मतलब गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी पूरी नहीं। जी, आप? पॉपुलेशन। आप? Somebody said about this corruption. So करप्शन। लेफ्ट। मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, शायद आपको जवाब मिल जाए। भारत की प्रॉब्लम की आप रूट का एनालिसिस करिए तो 80% प्रॉब्लम का रूट काज है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 80%। पॉपुलेशन के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन वो कानून तब तक सफल नहीं होगा जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। आपने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना भी दिया, करप्शन को नहीं खत्म किया, तो नसबंदी घोटाला हो जाएगा। एक नया घोटाला आएगा, नसबंदी घोटाला। कागज पे नसबंदी हो रही बस। और पॉपुलेशन और इन दोनों समस्याओं का इलाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस संविधान में काम का बंटवारा है। सेंटर क्या क्या कानून बनाएगा, केंद्र क्या क्या बनाएगा, और एक लिस्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, दोनों क्या क्या बनाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 आर्टिकल लिस्ट 3 में है। इसका मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य बना सकता है। मैं सांसदों से मिलना शुरू किया मैंने, भाई कानून बनाओ, कानून बनाओ। है कानून बन सकता है? क्या बात कर रहे हैं, ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर जाएगा। तो पता नहीं इस देश के लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, लेकिन जैसे बोलो जी तो फंडामेंटल राइट है हमारा। लीगल राइट अलग होता है, ह्यूमन राइट अलग होता है, फंडामेंटल राइट अलग होता है, तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबको मिक्स करके वो फंडामेंटल राइट तो नहीं मानते थे। फिर मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी 200 खरीदी, 200। इसमें फ्लैग लगाया उस पेज पे जहां लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। फिर मैंने सांसदों को जा के दी। अगर आप सोचिए 200 सांसदों को पकड़ना
पकड़ना, मैं कुएं में क्या पकड़ना, 200 सांसदों को पकड़ के उनके टाइम लेके उनको मिलके उनको कॉन्स्टिट्यूशन देना, उनको दिखाना, ये हमने किया। तब भी नहीं, उसका फायदा हुआ कि कुछ सांसदों ने बोलना शुरू किया, कुछ सांसदों ने बोला हाँ भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, उनको मैंने डाटा दिया, फैक्ट दिया, फिगर दिया, तो बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे लगा बात बनेगी नहीं। फिर मैं बहुत 3-4 महीने तक इसमें चिंतन मनन करता रहा, इसको ले कैसे जाए, क्योंकि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। डर ये भी था कि जाए सुप्रीम कोर्ट कहीं डिसमिस न कर दे, तो अगर डिसमिस हो जाएगी तो कहीं अच्छा, ये देखो हम पहले कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो बड़ा रिसर्च करने के बाद मैं गया और भगवान की कृपा, आप मित्रों का वो था कि मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे एडमिट हो। मैंने उसमें मांग किया कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर बैन होना चाहिए, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, और जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों उसका राइट टू वोट छीना जाना चाहिए। ये मैंने उसमें मांग करके किया। सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस जारी करने के बाद थोड़ा सा पहिया जो एकदम थमा हुआ था वो थोड़ा हिलना शुरू, थोड़ा घूमा। फिर 3 सांसदों से मैंने फिर आग्रह किया, कई सांसदों से आग्रह किया, उसमें 3 लोग तैयार हो गए, हम इसको प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। सांसदों के पास यह राइट होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के। फिर मैंने 3 सांसदों को प्राइवेट मेंबर बिल मतलब कानून ड्राफ्ट करके दिया, और उन तीनों लोगों ने संसद में पेश भी किया। तीनों लोग राज्यसभा के हैं। अगर आप गूगल करिए कि प्राइवेट मेंबर बिल ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, तो 3 आपको बिल नजर आएंगे। वो बिल मेरे ही ड्राफ्ट किए हुए हैं, मैंने बना के दिया था उनको तीनों। तो ये अब आप जरा सोचिए इसकी जरूरत क्यों है। 4-5 प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास दुनिया की लगभग 2% जमीन है। कितनी? जरा जोर से बोलिए। थोड़ा नींद भी नहीं आएगी और परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। हमारे पास जमीन कितनी है? 2%। पानी 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20%। यानी 2% जमीन पे दुनिया की 20% पॉपुलेशन रहती है। 4% पानी को दुनिया की 20% पॉपुलेशन पी रही है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? और आप रूट काज एनालिसिस करिए। एयर पोल्यूशन का रूट काज पटाखा नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। वाटर पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। नॉइज पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इलिटरेसी का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। माल न्यूट्रिशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो चाहे वो जल जंगल जमीन की समस्या हो, या रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या हो, बढ़ते अपराध की समस्या हो। इस देश में जिस तेजी के साथ क्राइम बढ़ रहा है, मैंने कई जेलों में अपने पर्सनल सोर्सेस को यूज करके जेल में सर्वे करवाया। भगवान की कृपा से कुछ जेलर दोस्त मित्र हैं हमारे, कि आप मुझे ये बताओ, ये जो जेल में लोग हैं, एक्चुअली जो लोग जेल में जाते हैं तो उनकी डिटेल वहां प्रिंटी होती है, इसमें कुछ कोई पैटर्न आ रहा है क्या? इसका कोई फैमिली से कोई रिलेशन आ रहा है क्या? तो पता चला ज्यादातर लगभग 80% क्रिमिनल वो हैं जो 5 से ज्यादा भाई बहन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो 5 से ज्यादा भाई बहन सारे अपराधी होते हैं, उसको उल्टा मत करिएगा। आप लोग जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। जेलों में बंद 80% से ज्यादा अपराधी, 80% से ज्यादा अपराधी वो हैं जिनके 5 से ज्यादा भाई बहन है। इसका मतलब अपराध का भी सीधा संबंध जनसंख्या विस्फोट से, बेरोजगारी का सीधा संबंध। भाई कैसे आप कर लोगे? 75,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में। कितने? यानी पर सेकंड 1। हम लोग जितनी देर में बैठे हैं, अब आप समझ लो कम से कम हो गए होंगे 2000 पैदा हो चुके होंगे। जब तक कि पूरा कार्यक्रम शाम तक चलेगा तब तक लगभग 7000 पैदा हो जाएंगे। पूरा 2020 में पूरा देश बंद था, लगभग 2,55,00,000 बच्चे पैदा हो गए। उसमें कोई बंदी नहीं चल रही है, देश बंद है, बाकी वो सब चल रहा है। कैसे आप रोक लोगे? कैसे आप रोकोगे? जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएगा।
जब तक सरकार दो लेन की सड़क बनाएगी, 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे आ जाएगा, ट्रैफिक जाम कैसे खत्म होगा? जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार कराएगी, रोजगार नहीं, रोजगार को सरकार नहीं दे सकती, स्वरोजगार करा सकती है। जब तक सरकार आप जैसे लोगों के बिजनेसमैन के माध्यम से 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार सड़क पे आ जाएंगे। और बेरोजगारी का संबंध है सारी चीजों से। तो आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो अब सवाल है बन क्यों नहीं रहा? कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई बन के हमने थोड़ी रोका हुआ है। एक चीज मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूं कई बार, रतन जी आप हमारे बड़े भाई हैं, कई किताबें, कल मैं गया था आपने एक मुझे किताब दी अपनी लिखी हुई। कड़वी बात बोलूं, कड़वी एकदम पक्की कड़वी। इस देश में कानून 2 ही काम के लिए बनते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। इस देश में कानून बदले जाते हैं केवल 2 ही काम के लिए, या तो वोट के लिए या तो, जोर से बोलिए, वोट के लिए, नोट के इस लिए। कानून में खत्म किए जाते हैं केवल 2 ही काम के लिए। किसके लिए? वोट के लिए और वोट के लिए। जहां लगे कि ये वाला कानून नया बनाने से नोट आने वाला है, बन जाएगा, या ये नया कानून बनाने से वोट आने वाला है तो कानून बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा बिटर ट्रुथ बता रहा हूं। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से नोट आएगा क्या? अब ये अगर वोट का मुद्दा हो जाए, लगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएंगे तो हमारा वोट नुकसान हो जाएगा, वोटर हमारे नुकसान हो रहे हैं, वोटर हमारे गुस्से में है, ये नोटा ने दबा बैठे, ये जाए ही ना, तब जनसंख्या नियंत्रण कानून बना। और इस सरकार में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो कभी नहीं बन पाएगा, मान के चलिए। मोदी जी के रहते हुए अगर जनसंख्या नियंत्रण का मोदी ने अगर नहीं कानून बनाया तो कोई नहीं बना पाएगा, और कोई नहीं बनाएगा तो मैं आपको लिख के देता हूं 20 साल के बाद ये देश बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। ज्यादा बोल रहे हैं। 10 साल। 10 साल पर्याप्त है। हमारी अपनी एनालिसिस है, 20 साल हमारी अपनी एनालिसिस है, क्योंकि मैंने 150 देशों का इतिहास पढ़ा है, और देशों में देशों के बर्बादी में एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट था। मैंने यह देखा कि जिन देशों में कानून घटिया थे, कानून व्यवस्था लचर थी, वो देश 100 से 125 साल में खत्म हो गए। खत्म से मतलब देश तो है, उनका नाम हम सब बदल गए, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई। एग्जाम्पल लेबनान। अरे बहुत एग्जाम्पल देता हूं। और जिन देशों में करप्शन तेजी के साथ बढ़ा, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई, देश खत्म हो गए, और कोई नई संस्कृति आ गई। 1805 में दुर्योधन का ननिहाल, कहां था दुर्योधन ननिहाल? गंधार। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज ब्राह्मण तो छोड़िए, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बनिया, जैन, गुप्ता, सिख, कोई बचा वहां पे? कोई नहीं बचा। राजा भरत का ननिहाल। हमारी संस्कृति जरा देखिए, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था। मतलब हमारे यहाँ कितना बेटियों को, कितना यहाँ फालतू लोग जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी डबली बजा रहे हैं। कौशल देश की राजकुमारी का नाम, सौमित देश की राजकुमारी का नाम, गंधार की राजकुमारी, कैकेय की राजकुमारी। ये हमारी प्रथा रही, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कैकेय अब पेशावर बन गया है, वो तक्षशिला और रावलपिंडी बन गया है। गंधार अब कंधार यानी अफगानिस्तान हो चुका है, कुंभा अब काबुल हो चुका है, और बाकी दूर तो छोड़ दो। एक मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है, मैंने माइनॉरिटी कानून को चैलेंज किया है। वो इसके पहले शायद जलोटा जी कह रहे थे कि मैं पहले मंजिल दूसरे मंजिल पे काम नहीं करता, इनफैक्ट मैं वास्तव में जमीन में काम, उसकी फाउंडेशन में काम करता हूं। तो मैंने जो कानून है, जिस कानून से माइनॉरिटी के खेल चल रहा है,
उस कानून को चैलेंज किया हुआ है। और जरा सोचिए इस देश में खेल कैसा हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है। कितने हैं? सब इसको अपने परमानेंट मेमोरी में डाल दीजिए। लद्दाख में हिंदू कितने हैं? वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते, वो मेजॉरिटी है। जो कम्युनिटी वहां पे 50% से ज्यादा है वो क्या कहलाती है? माइनॉरिटी। छोटे बच्चे से पूछो भैया 1 बड़ा है कि 50, तो कह देगा कि 50 बड़ा है। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% है। कितने? मुस्लिम है 97। माइनॉरिटी कहलाते हैं मुस्लिम, हिंदू नहीं। ऐसा खेल दुनिया में कहीं नहीं चलता, ये भारत में चल रहा है। उसको मैंने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट। मिजोरम में हिंदू कितने? 2%। वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। क्रिश्चियन 88% है, माइनॉरिटी कहलाते। नागालैंड, नागा सभ्यता जहां से शुरू हुई, भीम की ससुराल, हिडंबा वहीं की रहने वाली थी, घटोत्कच वहीं पैदा हुआ नागालैंड में। राजस्थान में जो खाटू श्याम मंदिर बना है बर्बरी, वो बर्बरी का पूरा बचपन नागालैंड में बीता। उस नागालैंड में हिंदू 8% है, क्रिश्चियन 88% है। कैसे हुआ? मैंने फिर से कहा था, जिस देश में करप्शन बढ़ा है उस देश वहां की संस्कृति नष्ट हो गई, वहां कुछ नया आया। इस देश में कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो पैसे से चल रहा है। कुछ लोगों को एफसीआरए के जरिए आ रहा है, कुछ लोग हवाला के जरिए आ रहा है। और करप्शन खत्म करने का, जैसे कैंसर का इलाज आसानी से नहीं होता। बुखार के लिए तो आपको ठीक है, 2 टैबलेट खा लिए, पैरासीटामोल किया, एंटीबायोटिक ले लिया, बुखार ठीक हो गया। लेकिन करप्शन, कैंसर हो गया थोड़ी ऐसे चलेगा। कैंसर में तो कम से कम 7-8 तरीके की दवा, टैबलेट चलती है, सुबह शाम खानी पड़ती है, फिर कीमोथेरेपी भी होती है। पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जितनी बड़ी करेंसी है उतना ज्यादा करप्शन। जिन देशों की करेंसी छोटी है वहां करप्शन कम है, जिन देशों की करेंसी बड़ी है वहां करप्शन ज्यादा है। जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी तब तक भारत में करप्शन खत्म नहीं होगा। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव और हो गया होता तो शायद परमानेंट इलाज हो गया होता। आशा करता हूं जल्दी परमानेंट इलाज हो जाएगा। इनफैक्ट वो नोटबंदी नहीं, वो नोट बदली हो गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटबंदी एंड नोट बदली। मानते नहीं मानते? चलो आप बताओ, 2016 में नोटबंदी हुई थी या नोट बदली हुई थी? नोट बदली। सोच के बताओ। डिमोनेटाइजेशन हुआ था या करेंसी एक्सचेंज हुआ था? एक्सचेंज हुआ। भारत में नोटबंदी की जरूरत है, नोट बदली की नहीं। 100 रुपए से बड़ा नोट परमानेंट बंद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जितने भी सनातन विरोधी, मैं जब मैं इसको देश विरोधी कहूं तो आप उसको सनातन विरोधी अपने आप समझ लेना, मैं बार बार सनातन विरोधी नहीं कहूंगा। जितने भी देश विरोधी काम होते हैं सब पैसे से होते हैं, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। आप लोग मुंबई में हवाला को अच्छी तरीके से समझते हैं। अटैची में, जिस अटैची में 100 रुपए के नोट रखने से 1 करोड़ आएगा, उसी अटैची में 2000 के नोट रख दीजिए, कितना करोड़ हो गया? 20 करोड़। अब बताइए, हवाला बढ़ा, हवाला घटा? हवाला अगर, और वैसे भी अगर आप लोग अखबार में पढ़िए, जहां जहां छापा पड़ता है, किसी छापे में आपने 100 रुपए की नोट देखी क्या? कभी किसी छापे में 100 रुपए की नोट देखी आपने? 50 की देखी? वो गांधी जी नजर आते हैं 500, 2000। बहुत सीरियसली मैं बता रहा हूं, इस देश में नोटबंदी की जरूरत है। और वो ये डिसीजन बहुत टफ है, तो हम सब मिलके इसको मांग करेंगे तो सरकार के लिए करना आसान हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा था, टफ डिसीजन 2 काम के लिए होते हैं। पिछली बार हुई, बहुत अच्छा रहा, सारी जो स्क्रैप माल था निकल गया, नकली वाला माल निकल गया, असली वाला माल बचा। लेकिन ये असली माल जो बचा, इसका परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? माओवादियों की फंडिंग हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला से होती है, कट्टरपंथियों की फंडिंग हवाला से होती है, चरमपंथियों की फंडिंग हवाला से होती है। और तो छोड़िए, ये बॉलीवुड में हमारे साथी बैठे हुए, बॉलीवुड में जितने जिहाद चल रहे हैं, इन सब की फंडिंग विदेशों से होती है। और वो 100 रुपए की नोट में नहीं होती है। बाहर का माल आता है, वो बड़े में ही आता है। इस देश में हम सब लोग यहां बैठे हुए, देश
में जब काम करते हैं वो फ्री में करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। सब लोग अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं, कुछ लोग अर्थदान भी कर रहे हैं, समय दान कर रहे हैं। जितने देश विरोधी गतिविधियां होती है सबको मिलता है। मतलब आप लोग इधर आए, मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, उधर जाओगे तो जो बोलेगा आपको देगा भी। हम तो इधर ले रहे हैं, उल्टा चल रहा है। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ेगा साथियों। 9 राज्यों से बिल्कुल खत्म हो चुके, मैंने आपको बता दिया, उसकी मेरी पीआईएल चल रही है। और 5 राज्य हमारे हाथ से निकलने की कगार पे है। बंगाल के 14 जिले हमारे हाथ से निकल गए, असम के 8 जिले हमारे हाथ से निकल गए, यूपी के 5 जिले हमारे हाथ से निकलने वाले हैं, बिहार के 5 जिले, किशनगंज वाला एरिया हमारे हाथ से निकल गए, केरल 1/3 आपके हाथ से निकल चुका है, आंध्र प्रदेश बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। तो मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं, खासतौर पे जितने यहां पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों की चिंता करते हो, इसको अच्छा सा घर दे दूं, घर में लीकेज ना हो, सीपेज ना हो, आराम से 50 साल मौज मस्ती के साथ रहे, फ्री रहे, इसका भविष्य पूरा सेफ सुरक्षित हो जाए। आप अपने उस बच्चे के बारे में भी सोचो कि 20-30 साल के बाद इसको कुछ गलत तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, इसको कश्मीर के तरीके पलायन तो नहीं करना पड़ेगा। अरे कश्मीर के जो पेरेंट्स थे वो क्या उन्होंने अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य किया था? पाकिस्तान में जो बचे हुए थे उन्होंने भविष्य सुरक्षित किया था। क्या जरूरत थी? ये हमारे सुदेश बेरी साहब बैठे हुए सब पाकिस्तान से आए हुए, क्या दोस्त था इनका? क्यों पाकिस्तान से आना पड़ा यहां पे? क्या दोस्त था उनका, जरा बताइए, क्यों पाकिस्तान से भागना पड़ा? जरा बोलिए, क्या दोस्त था उनका? जोर से बोलिए। मतलब इतने लोगों में एक बहन केवल बोल पा रही है, बाकी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। अरे उनका यही दोस्त था, हिंदू थे, वो हिंदू थे, काफिर थे। ऊपर से गलत। आखिर 1990 में क्यों अपना देश छोड़ के भागना पड़ा? अपने देश में रिफ्यूजी क्यों बनना पड़ा ना कश्मीर से? एक ही दोस्त था ना उनका, एक ही दोस्त, और कोई दोस्त नहीं था उनका। अभी जो कुछ 1990 में हुआ वही अभी 4 महीने पहले बंगाल में हुआ। क्यों? बंगाल में सब कुछ हुआ है, रेप हुआ, मर्डर हुआ, पलायन हुआ, घर जलाए गए, भागना पड़ा लोगों को, सब कुछ हुआ है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समान शिक्षा लागू करो। आप जरा समझिए समान शिक्षा का फायदा। थोड़ा अपना कुछ बातें मैं नहीं कहूं तो थोड़ा आप उसको लॉन्ग टर्म में आप सोच लेते, क्योंकि लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग सुनते हैं देश भर में, 6-7 लाख लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे। समान शिक्षा लागू करने से 12वीं तक केवल समान अवसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। जो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए मजहबी उन्माद है। जब हमने तय कर लिया बच्चा सरकारी हो, प्राइवेट हो, मदरसे का हो, कहीं का हो, 18 साल तक का बच्चा यह किताब पढ़ेगा जो सरकार पढ़ाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कट्टरवाद, मजहबी उन्माद कम होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए। होगा। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 सबको अपने धर्म पालन का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। धर्म पालन करना और धर्मांतरण करना, इनमें अंतर है। आप धर्म पालन में किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी पीआईएल धर्मांतरण को मैंने यही कहा कि भाई ये संविधान अगर कह रहा है धर्मांतरण विरोधी, धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए। और धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या भी नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है, तो इसलिए कानून भी राष्ट्रीय होना चाहिए और कानून अलग से बनाने की जरूरत नहीं। भाई हम सब लोग किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, मान लीजिए इसमें 20 चैप्टर होते हैं। आप जरा सोचो कि वो 20 चैप्टर को 20 किताब बना दिया जाए तो कैसा रहेगा, और 20 चैप्टर एक ही किताब में है तो कैसा है? आसान क्या है बताइए? 20 एक में तो आसान। हम डायरी रखते हैं, अगर जनवरी फरवरी के अलग अलग डायरी बना दे, 12 डायरी बना दे, उसको मेंटेन करना आसान है? या 12
महीने एक ही उसमें रखा तो आसान है। क्या आसान है? हमने क्या किया है, कानूनों का मकड़जाल बना दिया। इस देश में दो कानून चाहिए, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड। ये धर्मांतरण घुसपैठ घुसपैठ के लिए कानून में जरूरत नहीं है। एक कानून चाहिए अपराध के लिए, इंडियन पिनल कोड, एक कानून चाहिए नागरिक अधिकार के लिए, इंडियन सिविल कोड। चैप्टर वाइज, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, चैप्टर होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पढ़ते जाते हैं, ऐसे ही आप बना दीजिए। ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन एक चैप्टर, धर्मांतरण उसी में आ गया। ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन, जितने भी भ्रष्टाचार के अपराध हैं, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, सारा उसी में आ गया। मानव तस्करी, नशा तस्करी, हमने क्या किया, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, गौ तस्करी का अलग कानून। इतने कानून बना दिए, पुलिस वाले को नहीं पता कितने कानून है। कई बार तो हम लोगों को भी नहीं पता होता है। आप लोगों को, आम कॉमन मैन को कैसे पता होगा कितने कानून है? हमारे जैसे लोगों को गूगल पे रिसर्च करना पड़ता है, इसका देखे कानून कौन सा है। अगर एक इंडियन पिनल कोड बना दे, उसी में सारे अपराध, भाई घुसपैठ भारत में अवैध तरीके से आना अपराध है ना, उसके अलग से कानून क्यों चलिए? उसी आईपीसी में एक चैप्टर डाल दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। जितने भी धर्म के से संबंधित अपराध हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इसलिए एक नई इंडियन पिनल कोड बनाने की जरूरत है। तो हम ये जैसे 250 कानूनों की लिस्ट है, दोबारा 250 कानून नहीं बनाने पड़ेंगे, दोबारा हमें 4-5 कानून बनाने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, हमने अगर एक इंडियन सिविल कोड बना दिया तो उसमें आपके कम से कम 50 कानून मर्ज हो जाएंगे। एक इंडियन पिनल कोड बना दिया, 50 कानून उसमें मर्ज हो जाएंगे, तो आपके 100 कानून खत्म हुए और कानून कितने बने? 2। जितना इजी होगा, जितना नॉर्मल होगा, जैसे पहले इनकम टैक्स का फॉर्म था, आप लोग भरते रहे होंगे, पहले 14 पन्ने का था, फिर 12 पन्ने का, फिर 8 पन्ने का, होते होते आ गया ना 4 पन्ने का आगे 80 पेजेस। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, वो जीएसटी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, जितना ज्यादा इजी होगा, जितना जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं, सहज सरल, उतना ज्यादा उसकी इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज भाई वो जो थानेदार है वो बीए पास है, जो सिपाही हवलदार है वो 12वीं पास है। आप क्या आशा करते हो कि 12वीं पास जो हवलदार है वो इतने कानूनों का बोझ समझे, उनको पढ़े और उसके बाद लागू करे? उसको जो समझ में आएगा वही करता चला जाए। ये कानून कहता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मैं 2 बातें जरूर कहता हूं कि जैसे धर्म रिलीजन नहीं होता, ऐसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन संविधान एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली we don't have appropriate word for dharma, so we adopted the religion. Similarly, we don't have word for संविधान, so we adopted constitution. धर्म क्या है? डॉक्टर का धर्म क्या है? इलाज करना। ड्राइवर का धर्म बढ़िया गाड़ी चलाना। ये भी तो धर्म है। हमारे सनातन धर्म में इसको धर्म माना गया। सैनिक का धर्म बाउंड्री की सुरक्षा करना। मैं ये कह रहा हूं, इस देश में सब लोग अगर अपने धर्म को ईमानदारी से पालन करना, और रिलीजन अलग है। रिलीजन तो केवल ये है कि आप कैसे सजदा कर रहे हो, कैसे नमाज पढ़ रहे हो, वो धर्म नहीं है। धर्म है, प्रोफेसर का धर्म है सर्वोत्तम तरीके से, बेस्ट तरीके से बच्चों को टीचिंग करना। सैनिक का धर्म है कि बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट तरीके से देश की सुरक्षा करना। डॉक्टर का धर्म है सर्वोत्तम इलाज करना। वैसे सांसद का धर्म है सर्वोत्तम कानून बनाना।
हम लोग अनाड़ी आदमी से इलाज नहीं कराते, अनाड़ी आदमी से अपनी गाड़ी तक नहीं चलवाते, अनाड़ी आदमी से बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़वाते। ट्यूटर चाहिए बेस्ट, ड्राइवर चाहिए बेस्ट, सब चाहिए बेस्ट, बस एक ही आदमी चाहिए अनाड़ी। हम ही चुनते होंगे। मतलब जिससे आपको पूरा देश चलवाना है वो अनाड़ी चलेगा। ड्राइवर ओवर हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं, हम कितने सेल्फिश। मिस्त्री घर बनवाते हैं, मिस्त्री अच्छा कोई बात नहीं, ये 500 की नहीं 600 रुपए दिहाड़ी, लेकिन मिस्त्री अच्छा वाला चाहिए। इलाज कराएंगे, ये 500 की नहीं 600 रुपए फीस ले, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, एक ही बार जाओ दवा दे दे बस बुखार ठीक हो जाए, दोबारा डॉक्टर पास जाना ही ना पड़े। लेकिन सांसद ऐसा चाहिए। मतलब आपको लगता नहीं कि हम कितने सेल्फिश हो चुके हैं। हम इस हॉल वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं इसको। आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिस दिन जनता जाग गई, और जागरण ना तो ऊपर से होता ना नीचे से होता है, ये जो आप लोग जो बैठे हैं ना, यही लोग जागृत लोग हैं। आप लोग हमें सुनने आए, इसका मतलब जागृत है, तो स्पष्ट हो गया। हालांकि मेहता जी ने काफी मेहनत किया होगा, शायद इसलिए भी आए होंगे। लेकिन जो राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मैं टीम अन्ना में भी था, अन्ना आंदोलन में मैं था उस समय। मैं बीजेपी में बाद में आया हूं, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक हूं, फाउंडर रहा हूं। रास्ता हमारा अलग हो गया इसलिए मैं इधर आ गया। तो वो जो टीम अन्ना आंदोलन चला, उसको मिडिल क्लास नहीं चलाया था, मिडिल, अपर मिडिल और HIG। एलिट नहीं चलाया, LIG चला नहीं सकता, वो अपने काम में बिजी है, EWS चला नहीं सकता, BPL चला नहीं सकता, वो अपने अपने दिहाड़ी में व्यस्त है। बेसिकली जो किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं वो यही क्लास करता है। मेरा इस क्लास से आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से, पूरे जितने लोग इस समय देख रहे हैं, कि आप इस चीज को समझो कि जब हमें हर चीज बेस्ट चाहिए तो हमें सांसद बेस्ट क्यों नहीं चाहिए, हमें विधायक बेस्ट क्यों नहीं चाहिए। सांसद को कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं लॉ मेकर, कानून निर्माता। मतलब एक्टर अच्छा चाहिए, बढ़िया एक्टिंग किया हो, 300 रुपए देते हैं 3 घंटे का, उनको लगता है मजा आ जाए, ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए एक्टर की। चलो एक्टर भी बढ़िया चाहिए, एक्ट्रेस भी बढ़िया चाहिए, बस सांसद विधायक कोई भी चल जाए, जिससे देश चलवाना है, जिससे कानून बनवाना है, वो कोई भी चल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय चल नहीं पा रहा था, कई सारी PIL डिसमिस हो गई थी, तो मैंने US का, UK का, सिंगापुर का, कई देशों का मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा। काफी टाइम लगा, 1 महीने मैंने यही काम किया। तो पढ़ने के बाद एक मुझे रास्ता नजर आया। कई बार भगवान भी ऐसे रास्ता नजर दे देते हैं। मेरा एक तरीका है कि जब मैं पिटीशन ड्राफ्ट करता हूं तो सुबह मैं जब पूजा करके उठता हूं, जैसे सारी पिटीशन तैयार हो जाती है, जनरली 5-6 बार मैं 5-6 ड्राफ्ट बनाता हूं। एक ड्राफ्ट बनाता हूं, प्रिंट आउट निकाला, उसको करेक्शन किया, लेकिन फाइल नहीं करता जब तक इधर से आवाज नहीं आती। और जनरली वो आवाज आती है मेरे जब सुबह मैं पूजा करके उठता हूं तब। तो एक दिन आवाज आई, मुझे ऐसे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में शायद कुछ चलता भी है, क्योंकि वो रात में कई बार सपने में चीजें आ जाती है। एक दिन मैं पूजा करके उठा, नहीं ये प्रेयर तो गड़बड़ है, ये तो डिसमिस हो जाएगा, इसको ऐसा करो, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले कई बार डिसमिस हो चुकी है, अलग अलग लोगों ने किया था। तो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 टुकड़े बना दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो पहली कंडीशन होती है, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। हमारे देश में हिंदू के लिए तो 18 साल लड़की की है और लड़के की 21 है, मुस्लिम में कोई एज ही नहीं है। तो यानी जब तक इधर शादी होती है तब तक 2-4 बच्चे हो जाते हैं। कहां से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा? तो मैंने पहले PIL फाइल किया, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। उसमें WHO का कुछ रिसर्च मिल गया। WHO कहता है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक है आज की परिस्थितियों में। कुछ फिजिशियन थे, एमिनेंट फिजिशियन, उनके मुझे आर्टिकल मिल गए जो कह रहे हैं कि 20 साल के पहले फिजिकली आदमी मैच्योर नहीं होता, लड़का लड़की। साइकेट्रिक एक आर्टिकल मिला जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेंटली मैच्योर नहीं होता। तो बड़ी सीधी सी बात है, 20 साल के पहले लड़का और लड़की न फिजिकली मैच्योर
न मेंटली मैच्योर, न फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बाप पे डिपेंड, टोटली डिपेंड। और दुनिया के 125 देशों में यूनिफॉर्म हो रखा है, तो मतलब भारत में क्यों ढूंढा उसको? तो मैंने वो पीआई फाइल किया, वो एडमिट हो गई। वो एडमिट हो गई तो थोड़ा सा मुझे और मोटिवेशन आया काम करने के बाद। उन्होंने कहा चलो एक एडमिट हो गई। फिर मैंने अगली पीआई फाइल किया कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके यूनिफॉर्म होने चाहिए भारत में। अभी क्या हुआ, ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन अभी वहां और कई तरीके के तलाक है जो आप लोगों को नहीं पता। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके सुन्नत, ऐसे और भी कई सारे वो सब चल रहे हैं, खुला। इसके अलावा कई तरीके के निकाह होते हैं, उसको मुता, मिस्यार, ऐसे ऐसे कई चीजें हैं, वर्ड यूज होते हैं। मुझे लगा ये नाइंसाफी मुस्लिम बेटियों के साथ क्यों होनी चाहिए? एक तो आप उनकी छोटी उम्र में शादी कर दे रहे हो, देश दुनिया नहीं देख पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही है, तो यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। वो एडमिट हो गई। फिर मुझे लगा कि देश की सभी बहन बेटियों का जो डिवोर्स है वो एक प्रोसेस से होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए। अभी क्रिश्चियन का अलग चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, हिंदू का अलग चल रहा है, मुस्लिम में डिवोर्स का कोई प्रोसेस ही नहीं हो। तो बस इतना अंतर आया कि पहले एक ही बार में तलाक 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 करना था, अभी आपको 10-10 दिन रुक के करना है। आज कह दो तलाक, 10 दिन बाद फिर तलाक, 10 दिन बाद फिर तलाक। तो मैंने फिर दूसरी पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स पे, वो एडमिट हो गई। फिर थोड़ा और मोटिवेशन आया सर। फिर मैंने तीसरी पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता एक समान। अब आप सोचो, बॉम्बे में अंधेरी में एक ही फ्लैट में मान लीजिए एक हिंदू बेटी रह रही है, एक मुस्लिम बेटी, एक पारसी, एक ईसाई, एक ही फ्लैट में। एक फ्लैट से मतलब अगल बगल, स्वाभाविक सी बात है रेंट सबका बराबर होगा, लेकिन गुजारा भत्ता में जमीन आसमान का अंतर। जब गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है, उसका नाम ही गुजारा भत्ता, यानी गुजर बसर करने के लिए, तो वो हिंदू को ज्यादा क्यों, मुस्लिम को कम क्यों? मुस्लिम में गुजारा भत्ता नहीं है, तीन एक मेहर की रकम होती है वो दे देते हैं बस। और मेहर की रकम तब तक होती है जब वो शादी होती है। मान लो शादी के टाइम एक आदमी रिक्शा चला रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी थी कि 5,000 मेहर की रकम फिक्स हो गई। 10 साल के बाद वो बड़ा बिल्डर बन गया, अब वो बन गया 5,000 करोड़ का। तो जब डिवोर्स होगा तो 5,000 उसको देना है जो उस समय तय हुई। ये कौन सी बात है? तो फिर मैंने तीसरी पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, सबका गुजारा भत्ता एक हो, वो भी एडमिट हो गई। उसके बाद फिर मैंने चौथी पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्डियनशिप, सबको गोद लेने का नियम आधार एक होना चाहिए, गोद लेने का नियम एक होना चाहिए, सबको गोद लेने का को राइट भी मिलना चाहिए। अभी मुस्लिम बेटियों को एडॉप्ट करने का राइट ही नहीं है, वो भी एडमिट हो गई। फिर मैंने पांचवी पीएल फाइल किया यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस। अभी क्या है, हमारे यहाँ बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, सारी प्रॉपर्टी बेटी को दे दिए, उधर ऐसा नहीं है, नहीं दे सकते। मतलब यूनिफॉर्म, रतन सर मैंने यूनिफॉर्म सक्सेशन का जो फाइल किया, विरासत का नियम, प्रॉपर्टी का राइट, मेरे पास पहला फोन कश्मीर के कुलगाम से आया। बोले सर आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं क्या हुआ? बोले सर मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते लेकिन दे नहीं सकते। तो हमने कहा फिर क्या होगा? बोले सारी वक्त में जाएगी। बोले सर आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस देश में आप जरा सोचो, संविधान की आड़ में बहुविधान चल रहा है। मैं डिफरेंस बता रहा था, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान, ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। अनफॉर्चुनेटली इस देश में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाए तो ये भी इसी संविधान का पार्ट। इस देश में कितने लोग नशे से परेशान हैं। अभी मैं नशे की इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी नशे का मैटर चल ही रहा है। आर्यन खाल को बेल मिल गई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक राष्ट्रीय समस्या समाधान हुआ, बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या चल रही थी। हाँ, नोबेल मिला। आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 कहता है संविधान का, ये सरकार की ड्यूटी है इस देश को नशा मुक्त राष्ट्र बनाए। अच्छा जरा, मैंने उस समय कहा भी था, कुछ एडिटर्स वगैरह हमारे मित्र हैं व्यक्तिगत, उनसे मैंने कहा, हमने कहा यार
जिस व्यक्ति को वो इतने बड़े बाप का, वो रोज उसको 100 ग्राम हीरोइन दे सकता है, वो नशा करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? भारत में कम से कम 2 करोड़ पेरेंट्स अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। 2 करोड़। इसका मतलब 2 करोड़ महिलाएं अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। तो लगभग 4 करोड़ बेटे और बेटियां अपने नशेड़ी पिता से परेशान हैं। हमने कहा तुम आर्टिकल 47 को भारत में इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कर रहे हो, अरे उसकी चर्चा कर रहे हो जिसको न गौरी को कोई दिक्कत है, न शाहरुख को कोई दिक्कत है, वो नशा पिए करे, क्या फर्क क्या पड़ता है? तुम उसमें चर्चा किए जा रहे, चर्चा किए जा रहे। यहां लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोगों से मिले हो, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे कि पत्नियां एकदम, मतलब उनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, नशेड़ी, उनके जेवर तक बिक गए। और मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में देखा 200 रुपए मनरेगा मिलता है, सुबह शाम को 200 मिलता है, घर पहुंचता है 50 को, 150 रास्ते में खत्म कर लेता है। तो सरकार इधर 200 देती है, उधर से 150 ले लेती है। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा नशा है, और उसका लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। पंजाब बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो रहा है। उन्होंने पहले फ्री में नशा दिया, एक बार वो एडिक्ट हो गए तो उनको नशा बेचना शुरू किया, और जो अब पूरी तरीके एडिक्ट हो गए, वो खरीदने की स्थिति में नहीं है, उनको वो धर्मांतरण की लालच में देके कर रहे हैं। आदिवासी वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, उड़ीसा के जो आदिवासी एरिया है, वहां पे पहले चावल देके धर्मांतरण कराया जाता था। चावल दे दिया, राशन दे दिया, कुछ पैसे दे दिए। सरकारों ने चावल देना शुरू कर दिया, मोदी जी ने मुफ्त चावल, मुफ्त राशन शुरू किया, उनको मुफ्त मकान भी दे दिया। मोदी जी ने किया ना मुफ्त वाला पूरा स्कीम। अब उन्होंने नया किया है, अब उनको नशा दे रहे हैं, अब उनको नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट करा रहे हैं। भाई किसी सबसे ज्यादा पक्की दोस्ती नशेड़ियों की होती है, पक्की। और एक आदमी बाकायदा इंटेंसली शराब पी रहा है, एक पर्टिकुलर टारगेट लेके। सामने वाली ऑडियंस भोली भाली है, उसने महीने 2 महीने नशा कराया, शराब पिलाया, खूब कराया, उसके बोला छोड़ यार ये फालतू है, मान जी कुछ नहीं होता यार, हम तो उधर हमने ये काम कर लिया, हमारा तो ये सब ठीक हो गया। बोले हाँ अच्छा ठीक हो गया, चलो हम भी कर लेते। पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है, आंध्रा हम पहले कह रहे थे, आपको निकल गया। इतिहास गवाह है, जहां जहां नशा बढ़ा है वहां वहां सनातन खत्म हुआ है। जहां जहां कानून कमजोर हुए हैं, जहां के राजा लिबरल हुए हैं, वहां से सनातन खत्म हुआ है। जहां जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहां वहां सनातन खत्म हुआ है। और कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि समय काफी हो चुका है, 4 बज गया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं रहूं या न रहूं, ये अंग्रेजी कानून खत्म होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये अगर कानून खत्म हो गया और ये संविधान 100% लागू हो गया, तो हमारी लाइफ 50 साल बढ़ जाएगी। हमारी लाइफ से हमारे सनातन धर्म की लाइफ 50 साल बढ़ जाएगी। नहीं तो 2040-2045 के बीच में बहुत विकट स्थिति आने वाली है। मेरे पास इसके डेटा है, इसलिए मुझे दिख रही है, जिनके पास डाटा नहीं उनको नहीं दिख रहा है। इतना अंतर है बस। बहुत बहुत आभार, मेरा जाकर बहुत 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 धन्यवाद अश्विनी जी कि जो आपने कहा कि मैं पूरा, लोग वीकेंड को घर के लिए देते हैं, उन्होंने बोला मैं वीकेंड घर छोड़ देता हूँ। और लगभग मुझे मालूम है उनका प्रोग्राम हर वीकेंड फिक्स है, हर वीकेंड फिक्स है। और वो उनके मन में इस चीज का कुछ नहीं है कि मुझे क्या। तो मैं आपकी जो